नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 35 से 4 लिखा है, हमें उसी प्रकार 57 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 35 से 4 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 57 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखी हुई मिलती तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बड़ी संख्या को या तो आपस में जोड़ के देखना है या फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 35 को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 4 दिया है। यानी 8 को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 से काट लेंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यही 4 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, 57 का भी हम बताएंगे। जैसे 57 को क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 7 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, और 12 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर 2 से काटा था तो यहाँ पर भी हम 2 से ही काट देंगे। ठीक है, तो 12 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन आप इस प्रश्न को एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे यहाँ पर 4 संख्या आती है। ठीक है, यानी कि 4, तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो यहाँ पर 6 आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी लुप्त संख्या के प्रश्न को ज्ञात करना तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो किस जगह। ठीक है, तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है तो इसी की जगह जैसे यहाँ पर 502 कैसे लिखा है, 719 कैसे लिखा है, 206 कैसे लिखा है, 115 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले आपको पता करना है। अब ये कैसे पता करना है, जैसे यहाँ पर ऊपर छोटी संख्या है तो यहाँ पर नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, यहाँ पर भी नीचे लिखा, तो हम भी इसका यहाँ पर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम इन संख्याओं को पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब नीचे हमारी बड़ी संख्या और ऊपर छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का सीधे वर्गीय घन करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का घन करके देखते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125 होता है। ठीक है, कितना होता है, 125। और 125 से अगर हमको 15 पता करना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -10 कर लेंगे। ठीक है, इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 115 बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 115 लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगला कॉलम भी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 दिया है तो सबसे पहले 6 का घन करेंगे। अब 6 का घन कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 6 का घन होता है 216। अब 216 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 10 माइनस किया था तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 10 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, ना कि दूसरी संख्या। तो यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 206 और यहाँ पर 206 भी दिया है। ठीक है, ये आपको पैटर्न पता चल रहा है। अब इसी तरीके से 8 और 9 को भी चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर इस 8 का भी क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, अब 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512 और इस 512 में हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर -10 किया था तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे। ठीक है, तो -10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 502 बचेंगे। यानी कि यहाँ पर भी 502 लिखा है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर 9 का घन करते हैं। अब 9 का घन कितना होता है, तो 9 का घन होता है 729 और 729 में से भी -10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 719। कितने बचेंगे, 719 और 719 भी यहाँ पर दिया है। नहीं, आपको यहाँ पर इस कॉलम में पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का घन करना है और उसमें से 10 माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या हमें कौन सी दी है, 7 दी, तो 7 का घन करेंगे। ठीक है, अब 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343 होता है। ठीक है, तो इसका तो हमने घन किया और घन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर -10 किया तो यहाँ पर भी हम -10 ही करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तरीका नहीं लगाना। तो इसमें से -10 कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 333 बचेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 333 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो अब देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर संख्या सम लिखी है या अभाज्य लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है। ठीक है, ये 4-5 चीजें देखना है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को देखना है कि संख्या अचानक
अचानक अचानक बढ़ रही है या फिर संख्या एक छोड़ के एक बढ़ रही है। ठीक है, अगर धीरे धीरे घटती बढ़ती है तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। अगर संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो फिर आपको वहां पर गुणा करना है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर संख्या अचानक बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, 18 का गुणा किसी संख्या के साथ करके देखते हैं। यानी यहाँ पर संख्या हमारी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 18 से 15 को छोड़ के हम ना के हम 21 को देखेंगे, तो 18 से हम 15 को छोड़ के 21 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, तो 18 में 3 को प्लस किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार और आगे देखेंगे तो 21 से 19 को छोड़ के 24 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर भी 3 को जोड़ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 24 से हम क्या करेंगे, एक और 23 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारी अगली संख्या निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 प्लस किया था, यहाँ पर 3 प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 24 में 3 को ही प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, 24 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। अब हम दूसरी संख्या को देखते हैं। ठीक है, जिससे अब दूसरी संख्या यानी कि यहाँ पर देखिए 15 से 19 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, +4। तो देखिए यहाँ पर 19 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, 23 में भी 4 को ही जोड़ देंगे। ठीक है, 23 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। अब 23 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 27 और 27 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 27 कहां पर है, तो 27 और 27 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि यदि m बराबर 13 और MBA बराबर 48 लिखा गया है तो BBSC बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना कि m बराबर 13 कैसे लिखा है, MBA बराबर 48 कैसे लिखा है, ये दोनों का पता करके हम क्या करेंगे, BBSC का बताएंगे। ठीक है, सेम तरीके से। तो अब देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको लेटर से अंकों में लिखा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पर लेटर से अंकों में लिखा है, यहाँ पर भी लेटर से अंकों में लिखा है, अगर ऐसा मिलता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एम हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर 13 ही लिखा है। अब देखिए उसी तरीके से आगे पता करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एम दिया और एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर बी दिया और बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर 13 था तो 13 लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए MB यानी कि 13 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 48 लिखा है। यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि हमारे 48 हो जाए, ये सबसे पहले तो हम पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम आपस में गुणा करके देखते हैं, ठीक है, या फिर सबको प्लस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे तो 13 2 15 15 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 48, यहाँ पर क्या लिखा है, 48 लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पर 13 आया था तो 13 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा है। ये 48 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका 3 गुना कर लेंगे तब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर 16 का 3 गुना करेंगे तब हमारे यहाँ पर 48 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 48। लेकिन यहाँ पर 48 3 गुना करके लिखा, तो 13 को भी 3 गुना करना था, तो यहाँ पर तो सिर्फ 13 ही लिखा है। अब यहाँ पर 3 गुना कैसे किया, हम सबसे पहले तो इस पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना कैसे किया, अगर यहाँ पर एम कितना अक्षर है, तो एक ही अक्षर है, मतलब इसको 1 गुना करेंगे तब भी हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार MBA में कितने अक्षर है, तो 1 2 3 है, यानी यहाँ पर 3 अक्षर थे तो यहाँ पर 3 गुना किया। ठीक है, और यहाँ पर 1 अक्षर था तो 1 गुना किया। ये पैटर्न हमारा समझ में आया। ठीक है, अब इसी पैटर्न से क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले बी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ठीक है, एक और बी दिया है तो ये भी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे ही आता है। उसके बाद ए दिया तो ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर सी दिया तो सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना, जैसे हमने यहाँ पर पहले प्लस कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 1 अक्षर था तो 1 गुना किया था, यहाँ पर 3 अक्षर था तो 3 गुना किया, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अक्षर को गिनेंगे फिर गुना करेंगे। तो यहाँ पर BBSC में कितना अक्षर है, तो 4 अक्षर है। ठीक है, तो इस 8 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना कर लेंगे सेम तरीके से। तो 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो BBSC का कोड क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमें 4 विकल्प दिए हैं इनमें से 3 तो किसी न किसी तरह समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम समान यानी कि शब्दों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर पहला हमें दिया है, क्या दिया है, तो नई दिल्ली और भारत दिया है। ये देखिए भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। ठीक है, ये पहला समूह है। दूसरा बीजिंग और चीन दिया है, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग है, तो यहाँ पर दिया है सही। फिर ढाका और यहाँ पर बांग्लादेश दिया है, यानी कि ढाका और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, ढाका, ढाका है। ठीक है, तो यहाँ पर ढाका लिखा है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाहौर है, जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ये असंगत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए
भारत की यहाँ पर राजधानी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली को लिखा है। चीन की राजधानी बीजिंग है तो बीजिंग को लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तो यहाँ पर ढाका को लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना था, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लिखना था, लेकिन यहाँ पर लाहौर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लाहौर लिखा है और हमें असंगत पूछा था, तो असंगत हमारा ऑप्शन नंबर डी है, तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, यहाँ पर इस्लामाबाद होती है। ठीक है, उसकी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास देखिए अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी है और इसी में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या और अक्षर होंगे ये बताना है। तो अब देखिए, जब आपको अक्षर और संख्या एक साथ मिले, ठीक है, श्रेणी में, अभी हमने उससे पहले यहाँ पर अंकों की श्रृंखला की थी। ठीक है, लेकिन आपको अक्षर और संख्या दोनों मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। चाहे तो आप यहाँ पर अक्षर को देख सकते हैं या फिर आप संख्या को। तो इसी कंडीशन में कोशिश करना कि हम संख्या को देखें। ठीक है, संख्या को देखोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 48 से यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। फिर 45 से यहाँ पर 42 लिखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस कितना किया है, 3 किया है। फिर 42 से यहाँ पर 39 लिखा है, यानी कि यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो 3 किया है। अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 कर लेंगे, तो 39 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ठीक है, तब आप ऑप्शन में देख लिए कि 36 कहाँ पर है, तो केवल हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि हमें यहाँ पर अक्षर को भी चेक करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन भी दिया है, एन के बाद ओ आता है, ओ भी दिया है, तो ओ के बाद यहाँ पर पी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पी को बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए टी के बाद यू आता है, यू को लिखा, यू के बाद वी आता है, वी को लिखा, वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को लिखा, तो डब्ल्यू के बाद कौन सा आता है ये हम बताएंगे, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर श्रृंखला में अगला क्या निकला, तो पी एक्स यहाँ पर 36, तो यहाँ पर देखिए पी एक्स 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि निम्नलिखित आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिया है आकृति दिया है, बेलन दिया है और आयत दिया है। ठीक है, इनके आपस में इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को क्या करना है, ध्यान से देखना है कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, हम देखते हैं जैसे आकृति, बेलन और आयत, ये तो हमारे पहचान के शब्द है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, आकृति दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकृति का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, आपको दूसरे शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, बेलन दिया है। अब बेलन का बनाने से आपको पहले ये देखना है कि जो आपने आकृति का डायग्राम बना लिया है, ठीक है, उससे कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको कि बेलन एक आकृति है, मतलब इनका आपस में संबंध है। बेलन क्या है, एक आकृति, मतलब आकृति के अंदर आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन को अंदर बना लेंगे, आकृति के अंदर। उसके बाद आपको बनाना है तीसरे शब्द का, यानी कि तीसरा शब्द दिया हमारा आयत। तो आयत का बनाने से पहले हम देखेंगे कि आयत और बेलन का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका तो कोई भी आपस में संबंध नहीं है, तो फिर यहाँ पर देखेंगे कि आयत और आकृति का है कि नहीं। तो यहाँ पर कहोगे आकृति का आयत से संबंध नहीं, कि आयत आकृति के अंदर आता है। ठीक है, आयत भी एक आकृति है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो इससे अलग बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनका कोई आपस में कोई भी संबंध नहीं है तो ये इससे अलग बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों शब्दों का हमारे पास डायग्राम बन चुका है। तो किस टाइप का डायग्राम बना है, तो ये वाला डायग्राम बना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने जो बड़ा वाला डायग्राम बनाया है, किसका बनाया है, तो आकृति का बनाया है। उसके बाद हमने जो डायग्राम इसके अंदर ये वाला बनाया है, आयत का बनाया है। उसके बाद हमने ये वाला जो डायग्राम बनाया है, किसका बनाया है, बेलन का बनाया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम त्रिभुज की संख्या काउंट करते हैं तो देखिए आकृति हमें कैसे देखने को मिल रही है, तो आपको क्या देखिए इस टाइप की तो है इससे, जब इस टाइप की है, ठीक है, इस टाइप की हमें आकृति देखने को मिल रही है ये वाली। अब ये वाली मिलती तो आपको पता है इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं 1 और 2 और फिर 3, और जितने कॉलम है उतने लिख के क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते तो हमारे आकृति काउंट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति में कितने 10 है, लेकिन यहाँ पर आकृति हमें कैसी दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आकृति हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिल रही। जब ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, कॉलम गिनना है सबसे पहले। तो ठीक है, जैसे इधर से गिनेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, कितने कॉलम इधर से 4। अब इधर से गिने तो यहाँ पर कितने 1, फिर यहाँ पर देखिए 2, फिर 3 और यहाँ पर भी कितने 4। यानी देखिए अगर इधर से भी 4 और इधर से भी 4, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर जो कॉमन संख्या आ रही है उसका घन कर लेना। ठीक है, क्या करना है, घन करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉमन संख्या हमारी आ गई तो 4 का हम घन कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने इधर से गिना तो 4 ही कॉलम है और इधर से भी हमने गिना तो 4 ही कॉलम है। तो ऐसी कंडीशन में इस आकृति में आपको क्या करना है, उस 4 का ही घन कर लेना, तो आपकी आकृति निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 64 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपको एक तरफ मान लो 3 मिला, ठीक है,
4 तक नहीं कॉलम है, 3 ही कॉलम है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है, ये मैं आपको आगे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। ठीक है, अभी तक जो कॉमन मिले तो कॉमन में आपको क्या करना है, कोई सी भी संख्या चाहे 5 मिले 6 मिले, बस आपको क्या करना है, कॉमन कॉलम हो तो उसका घन कर लेना है। अगर एक तरफ 4 और एक तरफ 3 रहेगी तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ट्रिक लगाना है, ये मैं आगे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर हमें दिया है नॉर्वे का ओस्लो दिया है, तो हमें यहाँ पर ईरान का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, बस इसमें यहाँ पर शब्द वाले दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पता करना कि नॉर्वे से ओस्लो कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से ईरान का बताएंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पर शब्द में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्वे हमारा एक देश है और इसकी राजधानी क्या है, तो ओस्लो है। ठीक है, क्या है, ओस्लो है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ईरान की भी राजधानी बता देंगे। यानी अगर आपको ईरान की राजधानी है तो अभी तक आपने इस प्रश्न को सही कर चुके होंगे। ठीक है, जिसको नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो है, तो उसी तरह ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी तेहरान हो जाएगी। ठीक है, कौन सी तेहरान, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला कौन सा वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मास्क को दिया है। ठीक है, तो ये किसकी राजधानी है, तो ये मास्क हमारी रूस की राजधानी है, बगदाद इराक की राजधानी। ठीक है, बगदाद इराक की राजधानी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, कोई ऐसे भी है जो बगदाद लगा दिया होगा, लेकिन ये ईरान की नहीं बल्कि इराक की राजधानी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मैड्रिड दिया है, तो ये किसकी राजधानी, तो ये है स्पेन की। ये 3 याद कर लेना, ये हमारी रूस की है, मास्को रूस की है, और बगदाद इराक की है, और मैड्रिड स्पेन की है। ठीक है, बाकी नॉर्वे तो ओस्लो की, नॉर्वे की ओस्लो है, और यहाँ पर ईरान की तेहरान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, आपने बी वाला लगा दिया होगा, लेकिन ये है इराक की। ठीक है, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, और प्रश्न करें कि श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी। यहाँ पर हमें देखिए अक्षर और कुछ श्रृंखला में रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर को रखें कि ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, या तो गिनना है और जोड़े बनाना है, या फिर आपको देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखते हम बी के बाद रिक्त स्थान है और यहाँ पर बी से पहले, यानी पहला वाला अक्षर कौन सा होगा, ये तो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, जी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम ऑप्शन से उठा के भर लेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे जैसे एडवांस लेवल में, जैसे टी से पहले कौन सा वाला ये देखेंगे या बी के बाद, तो आपको कि बी के बाद कौन सा लेटर है, तो बी के बाद यहाँ पर एन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को भर देंगे। ठीक है, एन देखने को मिला तो एन को भरेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिपीट हमारा कहाँ से हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको अलग जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बी के बाद एच दिया है और यहाँ पर हम बी के बाद एच भरते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एच भरते हैं तो लेकिन हमारे पास तो सामने कोई एच है ही नहीं, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी तक भरते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एच भर लिया। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एच भर दिया। ठीक है, उसके बाद जोड़े बना के देखेंगे, एक जोड़ा हमारा ये बन चुका एच बी एन टी एफ, उसके बाद यहाँ पर भी एच बी, यहाँ पर एन के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच बी एन टी, ठीक है, एच बी एन टी एफ, एक जोड़ा हमारे यहाँ पर भी बना है, तो आगे वाला यहाँ पर आई दिया है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आएगा। देखिए एन से पहले तो यहाँ पर तो बी ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो बी आ रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी बी एन टी एफ तो सही है, लेकिन हमारा पहला अक्षर ऐसा है जो किस तरह पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जी को भरते हैं। ठीक है, तो जी को हमने यहाँ पर भर दिया, ये हमने किसको भरा, जी को, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद आई आता है, और आई के बाद यहाँ पर जे हो जाएगा। नहीं, अल्फाबेट में एक एक प्लस करके भरा है। ठीक है, बाकी वही है, जैसे जी बी एन टी एफ, यहाँ पर एच बी एन टी एफ, यहाँ पर आई बी एन टी एफ, और यहाँ पर जे बी एन टी एफ। अब हमारा जो पहला लेटर था वो +1 में चला है। ठीक है, कौन सा पहला लेटर +1 में चला है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से लेटर को भरा है। तो सबसे पहले तो हमने जी को भरा है, उसके बाद हमने एन को भरा है, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने बी को भरा है, और लास्ट में हमने जे को भरा है। ठीक है, तो लास्ट में जे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको एडवांस लेवल में सोल्व करना, तो आपको देखिए यहाँ पर ये जोड़े तो बनते मिल ही रहे थे। ठीक है, बी एन टी एफ तो मिल ही रहा था, लेकिन आपको पहले वाले अक्षर को चेंज करना था। ठीक है,